चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम लोग बायल का नियम, चार्ल्स का नियम। ठीक है, ये जो पहले पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं इसके बारे में कि ये जो टॉपिक्स हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके जो आएंगे फार्मूले जो आएंगे वो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो चलिए इसको ध्यान से देखिएगा और पूरी अंत तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये जितने भी पार्ट आएंगे, इसमें जितने भी टॉपिक्स आएंगे वो सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा, इसको अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके पहले टॉपिक से, बायल का नियम। ठीक है, बायल का नियम। देखिए, बायल याद करने से अच्छा होगा कि आप बायल का नियम लिखिए और उसके साथ याद कर लीजिए आर भी। आर का मतलब क्या होता है, सॉरी आर भी कह रहा है, पी भी। पी भी मतलब दाब और भी का मतलब आयतन। बायल का नियम अथवा दाब तथा आयतन संबंधी नियम, इसको याद कर लेंगे। इसका मतलब दाब और आयतन का मतलब होता है कि दाब और आयतन के बीच बायल ने नियम प्रस्तुत किया था। जितनी भी गैसें होती हैं, यदि उसके ताप को स्थिर रख दिया, यहाँ पे ताप का जिक्र नहीं किया ना, हमेशा जो बायल नियम, चार्ल्स नियम चलेगा, सब दाब नियम, वो पी भी और टी के इन्हीं के बीच चलता है। ठीक है, तो यदि इसमें से दो दिखे तो आप समझिए एक ना एक कोई स्थिर होगा, उसको नियत माना होगा। तो यहाँ पे पी भी दे रहा है, इसका मतलब ताप को स्थिर मानेगा। यदि वीटी देगा तो दाब को स्थिर मानेगा, यदि पीटी देगा तो आयतन को स्थिर मानेगा। एकदम ये श्योर है, इनमें से दो को देगा, एक को स्थिर मानेगा। तो जो चार्ल्स का नियम है वो क्या है, पी भी यानी दाब आयतन संबंधी नियम है। यानी इस नियम के अनुसार कोई भी गैस है, यदि उसका ताप को स्थिर रखा जाए, नियत रखा जाए, तो जो उसका दाब होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है उसके आयतन के। चार्ल्स का नियम यही है। जी हाँ, क्या है कि यदि किसी वस्तु के ताप को स्थिर रखा जाए, ठीक है, स्थिर रखा जाए, तो जो उसका दाब होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, आयतन के। इतना समझ में आया? जो उसका दाब होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, उसके आयतन के। तब P बराबर क्या निकल के आ जाएगा, कोई भी नियतांक लग जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या लगा रहे हैं, K ले रहे हैं, नियतांक K ले रहे हैं, तो हो जाएगा P बराबर K 1/V। ठीक है, यहाँ पे K क्या है, तो नियतांक है, गैस नियतांक है, नियतांक। ठीक है, तो P बराबर क्या निकल के आ गया, K 1/V, जहाँ पे K क्या है, एक नियतांक है। यदि इसका मान K बराबर 1 रखते हैं तो आपका आ जाएगा P बराबर 1/V। ये आपका हो गया फॉर्मूला। किसके नियम के अनुसार, तो बायल के नियम के अनुसार। बायल का नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप पर, यानी ताप को स्थिर रखा जाए, तो जो उसका गैस का, जिस गैस को हम लोग जिस गैस को लिए हैं, यदि उस गैस के ताप को स्थिर रखा जाए तो क्या होगा, उसका जो दाब होगा उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी व्युत्क्रमानुपाती का मतलब चिन्ह हटाएंगे, नियतांक आएगा। यदि के बराबर 1 रखते हैं तो P बराबर 1/V निकल के आ जाएगा। यही आपका क्या है, बायल का नियम है। ठीक है, यदि मान लीजिए हम लोग दो गैसें रखे हैं, इस मान लीजिए पात्र में दो गैसें हैं, मान लीजिए क्या, A है और B है। ठीक, A है, B है, और उनका जो दाब है P1 व P2 तथा आयतन क्या है, V1 व V2 है। तब इसमें जो रेशियो निकल के आ गया था, मैं पीछे भी बता चुका हूं कि जब भी व्युत्क्रमानुपाती का रेशियो आता है तो जो P1/P2 निकालेंगे वो किसका होगा, जब व्युत्क्रमानुपाती है तो ये जो V1 है इसका क्या हो जाएगा, V2/V1 हो गया। यानी इससे हम इसका उल्टा होता है इधर वाला साइड का, यानी P1/P2 लेते हैं तो V2/V1 आएगा। P1 ऊपर है, P2 नीचे है, तो इधर का क्या होगा, 2 वाला ऊपर होगा, यानी V2 और V1। ये मैंने पीछे भी बता चुका है कि जब भी व्युत्क्रमानुपाती होता है और दो लेते हैं, दो गैस लेंगे, दो पदार्थ लेंगे, और तब उनका अनुपात जो निकालेंगे ऐसे आता है, P1/P2 बराबर V1/V2। इसका तीरे गुणा कर देंगे तो P1V1 बराबर क्या आ जाएगा, P2V2, P2V2। ये याद रखिएगा। ठीक है, यदि दो गैसें दिए, किसी एक गैस का दाब दिया हो, आयतन दिया हो,
और फिर दूसरी गैस का दाब दिया हो तो उस दूसरी गैस का हम लोग आयतन निकाल सकते हैं इसके फार्मूले से, ये बायल के नियम के अनुसार। इधर क्लियर है? तो नोट करिएगा, समझ में आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम लोग चार्ल्स का नियम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चार्ल्स का नियम। देखिए चार्ल्स का नियम किसके किसके बीच है? तो ये है V और T के बीच। ठीक है, V और T के बीच। तो इसको ये कैसे याद करेंगे? चार्ल्स का जो नियम है आयतन और ताप संबंधी नियम है, आयतन और ताप संबंधी नियम है। ठीक है, बायल के नियम को, अरे सॉरी, चार्ल्स के नियम को आयतन एवं ताप संबंधी का नियम भी कहते हैं। अब देखिए इसमें V और T है, यानी V और T है, इसका मतलब श्योर से ये क्या होगा? स्थिर होगा। क्या होगा? स्थिर होगा। तो इनका बताएंगे क्या? इनका जो नियम है क्या कहेगा कि किसी भी गैस का यदि दाब को स्थिर रखा जाए, यानी कोई भी गैस हो यदि उसके दाब को स्थिर रखा जाए तो जो उसका आयतन होता है उसके ताप के क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी चार्ल्स का नियम यही कहता है कि किसी भी गैस का दाब को अब स्थिर रखा जाए। ठीक है, बायल के नियम में किसको स्थिर रखा जा रहा था? ताप को। लेकिन चार्ल्स के नियम में किसको स्थिर रखा जाएगा? दाब को। यानी दाब को स्थिर रखा जाए तो जो उसका आयतन होता है समानुपाती होता है किसके? परमताप T के। ये रहा हम लोग का किसका नियम? चार्ल्स का नियम। फिर भी यहाँ पे भी अब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई नियतांक आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी K नियतांक आ रहा है तो क्या हो जाएगा? V बराबर KT, और K बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? V = T। ये रहा आपका क्या? चार्ल्स का नियम। इसमें भी यदि लेते हैं दो गैसें, मान लेते हैं दो गैसें लेते हैं, इसमें भी दो गैस A व B लेते हैं और उसका आयतन क्या हो? V1 व V2 हो और उसका ताप क्या हो? T1 व T2 हो। तब देखिए यहाँ पे समानुपाती था। समानुपाती में मैं बताया हूँ कि जो उसका अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, सेम वही होता है। यानी इधर का V1/V2 निकाले तो आएगा क्या? T1/T2। V1/V2, T1/T2। यही व्युत्क्रमानुपाती था तो ये बदल जा रहा था, जगह T2/T1 हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती रहेगा तो, लेकिन समानुपाती है तो V1/V2 बराबर T1/T2। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? V1T2 बराबर V2T1। ठीक है, अब ये हो रहा है चार्ल्स के नियम के अनुसार ये फॉर्मूला। कोई भी दो गैस दिया हो, उनमें से एक का आयतन दिया हो, दूसरे का ताप दिया हो, फिर दूसरे का आयतन दिया हो, तो पहला का हम ताप निकाल सकते हैं। यानी इसमें से तीन चीजें दी हुई हो और कोई एक चीज पूछे तो हम लोग उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये रहा चार्ल्स का नियम। देखिए चार्ल्स का नियम में एक और बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए चार्ल्स का नियम कहता है कि ये तो ताप के क्या है? समानुपाती है ना। तो यदि ताप को बढ़ाएंगे तो श्योर सी बात है आयतन बढ़ेगा। तो देखिए क्या है इसमें कि जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आयतन है, ठीक है, यदि ताप को बढ़ाते हैं तो उसका आयतन बढ़ेगा चार्ल्स के नियम अनुसार। समानुपाती ताप को बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर ताप मान लेते हैं V0 है, तो यदि इसका ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा। अब कितना बढ़ता है? तो यदि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, जब 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाते हैं तो जो इसका आयतन है वो 0 डिग्री सेल्सियस आयतन का 1/273 गुना बढ़ जाता है। यही है ना, 273 भाग बढ़ जाता है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस जितना ताप होगा उसका 1/273 भाग क्या होता है? बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ये बात को आप लोग ध्यान में नोट कर लीजिएगा कि चार्ल्स के नियम ये कहता है कि भाई ताप बढ़ाएंगे तो दाब आयतन बढ़ेगा। क्यों भाई? समानुपाती होता है। स्थिर दाब रखा जाए तो जो आयतन होता है परम ताप के समानुपाती होता है। तो इसमें ये है कि भाई ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा। तो यदि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आयतन है उसको रख लीजिए, उसको मान लीजिए कुछ भी हो,
और फिर अगर ताप बढ़ाते हैं तो आयतन बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा, तो यदि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे यानी पर डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो जो उसका ताप है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे, सॉरी जो उसका आयतन है 0 डिग्री सेल्सियस पे जितना होगा उसका 1/273 भाग बढ़ जाता है, 1/273 भाग बढ़ जाता है। यानी इसका मतलब हो जाएगा कि जो जैसे मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका ताप V0 है और T डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा दे रहे हैं तो उसका जो आयतन है वो VT हो जा रहा है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका आयतन V0 है और इसको T डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाते हैं तो उसका मान लीजिए आयतन कितना हो जा रहा है, VT हो जा रहा है। तब जो VT निकल के आएगा, VT वो हो जाएगा ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ताप, फिर उसका आयतन का कितना भाग बढ़ जाएगा, तो 273 यहाँ रख लेते हैं T। यानी जो T डिग्री सेल्सियस पे ताप निकालेंगे वो निकल के आ जाएगा आपका कितना, V0 1 + 1/273 T, 273 T। ये रहा आपका फार्मूला, ये वाला, इसको नोट कर लीजिएगा। इससे निकालेंगे कि मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पे किसी गैस का आयतन कुछ दिया हो, ठीक, तो कहे कि 50 डिग्री सेल्सियस पे, 40 डिग्री सेल्सियस पे, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 25 डिग्री, जितना भी सेल्सियस पे कहे कि उसका आयतन निकालिए, तो हम लोग इसी फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पे जो 0 डिग्री सेल्सियस पे फार्मूला दिया रहेगा आयतन वो रख लेंगे और उसके बाद से जितने ताप पे पूछेगा यहाँ पे T का मान वो रखेंगे तो VT बराबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, VT बराबर निकल के आ जाएगा। तो इतना नोट कर लीजिए, इतना को नोट करिए। देखिए जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इस फार्मूले का भी यूज किया जाएगा। क्वेश्चन आएंगे, जितने भी फार्मूले आ रहे हैं सबका यूज किया जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे कौन सा फार्मूला लगेगा उसको आप लोग सारे फार्मूलों को याद कर लीजिए, कौन सा फार्मूला लगेगा यूज करेंगे हम लोग, ठीक ना। तो इस फार्मूले को भी याद कर लीजिएगा। ये रहा चार्ल्स का आपका नियम का फार्मूला। तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं और फिर बढ़ते हैं हम लोग किसके तरफ, दाब की तरफ, कि दाब क्या होता है और उसका फार्मूला क्या होता है, उसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए नोट करिए इसको। तो चलिए देखते हैं दाब को, क्या है अगला टॉपिक, दाब यानी प्रेशर। क्या होता है, प्रेशर। तो देखिए दाब क्या होता है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी या पिछली अध्याय में भी दाब के बारे में पढ़ा होगा कि जो दाब होता है क्या होता है, तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या बोलते हैं हम लोग, दाब बोलते हैं। यही दाब पढ़े हैं ना, दाब का फॉर्मूला यही होता है। तो ये जो अणुगति सिद्धांत है इसमें जो दाब होगा उसको देखिए, इसका डेरिवेटिव होता है लेकिन इसका डेरिवेशन बहुत बड़ा है, हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करेंगे, सीधे उसका फार्मूला लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा 3 डायमेंशन में। ऐसे कोई यहाँ पे सॉलिड है, ऐसे, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई है मान लेते हैं a है, ये l है और ये z अक्ष है और ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ऐसे ही है ना चित्र, हाँ। और ये क्या कर रहा है, इसमें एक ऐसे बनाया है, ऐसे बनाया है, ठीक ना। तो ये हम लोग का चित्र है। तो इस पे जो दाब लगेगा इसका डेरिवेशन बहुत बड़ा है और आपके इंटर में भी नहीं दिया है, 11th की बुक में दिया है, लेकिन वो उसमें लिखा होगा नोट में कि ये इंटर के लायक नहीं है। ये जो होता है बीएससी लेवल का आता है, ठीक है। इसका डेरिवेशन है जो बीएससी लेवल का है, तो हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करेंगे, सीधे लिखेंगे कि जो दाब होता है क्या होता है भाई, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब बोलते हैं। लेकिन जब इस स्ट्रक्चर से हम लोग दाब का डेरिवेशन करेंगे तो वो दाब आएगा क्या, P बराबर आएगा आपका, क्या आएगा, P बराबर 1/3 mn बटा में V और आएगा V² RMS। ये आपका दाब का फॉर्मूला आएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा इस फॉर्मूले को, P बराबर 1/3 mn V इंटू V² RMS। ये फॉर्मूला बस याद कर लीजिए। इसका डेरिवेशन बहुत ही लंबा है, उसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे नहीं। यदि इसका डेरिवेशन देखना होगा तो इसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, उसका डेरिवेशन आप वहां से जाके देख सकते हैं। बस ये इस वीडियो में बस इसका फॉर्मूला आप लोग समझ जाइए इसका, कि जो P बराबर होता है 1/3 mn V
इंटू वी स्क्वायर RMS होता है। इतना क्लियर है? तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक दाब का नियम की तरफ। ठीक है, इसको इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं दाब का नियम। देखिए दाब का नियम यानी PT, दाब और ताप। इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब जो V होगा वो क्या होगा, स्थिर होगा। V जो होगा वो क्या होगा, स्थिर होगा। ठीक, अब देखिए इसका नियम क्या कहता है, दाब का नियम। V क्या है, स्थिर है ना, तो कहता है कि यदि किसी भी गैस का आयतन स्थिर रखा जाए, ठीक है, आयतन स्थिर रखा जाए तो उसका जो दाब होता है, किसी भी गैस का आयतन स्थिर रखा जाए तो उसका जो दाब होता है परम ताप T के क्या होता है, समानुपाती होता है। सिर्फ एकदम चार्ल्स के नियम के अनुसार उसमें आयतन ताप के समानुपाती होता है, लेकिन दाब के नियम में दाब की बात करें तो भाई दाब जो होगा क्या होगा, ताप के समानुपाती होता है। यहाँ से भी इसके नियतांक को हटाएंगे तो कोई कंस्टेंट आएगा, मान लीजिए T आ रहा है और यहाँ अरे सॉरी K आ रहा है और K का मान 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, P बराबर T आ जाएगा। ये रहा आपका दाब का नियम। ठीक, इसमें भी अगर दो गैस लेते हैं, इस मान लीजिए A व B गैस लेते हैं, A व B गैस हैं और उनका जो दाब है P1 व P2 है और ताप क्या है, T1 व T2 है, तो बता दीजिए इसका अनुपात क्या होगा, P1 अपान P2 बराबर क्या हो जाएगा, T1 अपान T2। सेम 1:2 है तो 1:2, यदि व्युत्क्रमानुपाती होता है तो 1:2 हो जाता है। बात याद है ना सबको? तो क्या हो जाएगा, P1 अपान P2 बराबर T1 अपान T2, त्रिय गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 T2 बराबर क्या हो जाएगा, P2 और T1। ठीक है, अब इन दो गैसों में से किसी 3 का मान दिया हो इसमें से और 1 का पूछे तो फिर आप भी आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे चार्ल्स के नियम में आयतन जो होता है ताप के समानुपाती था, तो ताप को बढ़ा रहे थे तो आयतन बढ़ रहा था, तो इसमें भी ताप को बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा, तो जिस तरह चार्ल्स के नियम में 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आयतन था, यदि T डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा रहे हैं तो उसका आयतन में वृद्धि होगा, तो पर डिग्री सेल्सियस यानी 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पे उसमें जो 1/273 हो रहा था ना, जो 0 डिग्री सेल्सियस ताप पे आयतन था उसका 1/273 भाग बढ़ जाता था। उसी तरह इस दाब में भी ताप पर, जिस मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस ताप पे उसका दाब P0 है, तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाएंगे तो P0 का कितना भाग बढ़ जाएगा, तो 1/273 T भाग क्या होता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता, ये तो फार्मूला में T रखेंगे, ठीक ना, 273 भाग बढ़ जाता है इसमें भी। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे, तब भी यहाँ से निकालेंगे कि जैसे मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पे P0 है और T डिग्री सेल्सियस पे उसका दाब PT होगा, तो वो कितना होगा, तो यहाँ से PT बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P0 1 + 1/273 T, यहाँ से निकाल देंगे आप दाब। तो ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ये फार्मूला याद कर लीजिए। यदि PT निकालना हो, जैसे मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पे दाब कुछ भी दिया हो, जैसे मान लीजिए 5 दिया हो, 5 पास्कल कुछ भी दिया हो, और पूछे कि T डिग्री सेल्सियस पे, मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस पे इसका दाब पूछे, तो इस फार्मूले पे आसानी से निकालेंगे, यानी P10, T का मान 10 यानी 10 डिग्री सेल्सियस पे निकाल रहे हैं हम लोग दाब, कितना हो जाएगा भाई, 5 है शुरू में, 0 डिग्री सेल्सियस पे 5 है, तो 5 1 + 1/273 कितने पे निकाल रहे हैं, 10 पे, तो ऐसे करेंगे। फिर P 10 डिग्री सेल्सियस बराबर 5, अब इसका देखिए, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 273 अधन 10 अब बटा में 273, और फिर इसी को कैलकुलेशन करेंगे तो जो दाब आएगा वो दाब 10 डिग्री सेल्सियस पे होगा, कि कितना होगा उसका दाब, कब, जब 0 डिग्री सेल्सियस पे दाब गैस का कितना हो, 5 पास्कल हो, तो 10 डिग्री सेल्सियस पे निकालेंगे तो इसी तरह निकालेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, मैं एग्जांपल दिया हूँ, ठीक ना, तो ऐसे सॉल्व करेंगे। चार्ल्स के नियम में भी जो आयतन निकालना होगा इसी तरह निकालेंगे। तो इतना क्लियर है दाब का नियम।
दाब का जो नियम होता है, इसमें देखिए v नहीं दिख रहा है ना, यानी इसका मतलब v को स्थिर रखेगा। तो जो दाब का नियम होता है वो क्या होता है कि किसी भी गैस का यदि आयतन स्थिर रखा जाता है तो उसका जो दाब होता है समानुपाती होता है किसके, परम ताप के। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, नियतांक आएगा के। यदि k इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो P बराबर T आ जाएगा। यदि दो गैस ले रहे हैं A व B और उनके दाब क्रमशः P1 व P2 हो तथा ताप T1 व T2 हो तो उनमें जो अनुपात आता है यानी P1/P2 बराबर T1/T2 आता है। ये मैंने पहले भी बताया कि जब भी समानुपाती होता है तो 1:1:2, व्युत्क्रमानुपाती होगा तो 1:2:1 हो जाएगा। इतना रखिएगा याद, ठीक है। इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें से कोई भी तीन चीजें दी हुई हो या किसी भी एक गैस का ताप दिया हो और दूसरी गैस का कोई ताप या दाब में से कोई एक दिया हो और उसका ताप या दाब मतलब दूसरा कुछ पूछे तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये रहा दाब का नियम। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, दाब का ही नियम पढ़ेंगे लेकिन किसका, डाल्टन का पढ़ेंगे। किसका, डाल्टन का पढ़ेंगे। तो इसको नोट करिएगा, फिर देखते हैं डाल्टन ने क्या बताया था भाई दाब के बारे में। तो चलिए नोट करिए इसे। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम पढ़ेंगे क्या, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, आंशिक दाब का नियम, आंशिक दाब का नियम। ठीक, किसका, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या कहा था। तो देखिए डाल्टन ने क्या कहा था कि कोई भी एक पात्र हो, बड़ा सा कैंटर हो, टैंक हो, ठीक, और इसमें अलग अलग गैसें रखी गई हैं, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार की गैसें रखी गई हैं, ठीक है। भिन्न भिन्न प्रकार की इसमें क्या रखी हैं, गैसें रखी गई हैं। तो यदि इस पात्र पे जो कुल दाब निकालेंगे, टोटल दाब जो निकालेंगे वो क्या होगा, तो इन अलग अलग गैसों के आंशिक दाब के योगों के क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। यानी कोई भी पात्र हो उसमें अलग अलग गैसें रखी गई हों तो ये भाई दाब डालेंगी इसके दीवारों पे, पात्र की दीवारों पे दाब डालेंगी तो टोटल दाब कितना होगा, वो कितना होता है, तो ये अलग अलग गैसों से लगाए गए दाबों के योग के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे डॉट डॉट करते क्या है, n तक है इसमें गैस है। तो जो इसका दाब होगा, टोटल दाब जो होगा P, वो क्या होगा, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक होंगी, तो n तक होंगी। ये होता है क्या, आंशिक दाब का नियम। यही है क्या है कि जो आंशिक दाब का नियम क्या बताएंगे आप, कि आंशिक दाब का नियम यही है डाल्टन का, कि डाल्टन ने ये बताया था कि कोई भी पात्र रखे, एक पात्र लें और उसमें अलग अलग गैस डाल दें, भिन्न भिन्न प्रकार की गैस डाल दें और तब निकाले कि इस पात्र पे उन गैसों द्वारा कितना दाब निकलेगा, तो कितना होगा, तो जो टोटल दाब होगा वो जो अलग अलग गैस डाले हैं उनके अलग अलग दाबों के योग के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए ये 4 नंबर वाली गैस अलग दाब डाल रही है, 5 नंबर वाली गैस अलग दाब डाल रही है, 1 नंबर वाली गैस अलग दाब डाल रही है, तो इनके दाबों को जोड़ देंगे तब उसका निकलेगा टोटल दाब कि इस पात्र पे कितना दाब लग रहा है। तो वही मान लीजिए इसमें n गैसें हैं, 1 2 3 4 करते करते n तक गैसें डाले हैं, तो टोटल दाब निकालेंगे तो कितना हो जाता है, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 डॉट 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 करते Pn तक। यही हम लोग का किसका नियम है, आंशिक दाब का नियम, और वो भी किसका, डाल्टन का, जहाँ पे P क्या है, कुल दाब है, क्या है, कुल दाब है, और ये सब क्या है, तो अलग अलग गैसों के दाब है, अलग अलग गैसों के आंशिक दाब है, आंशिक रूप में दाब है, आंशिक रूप में दाब है, ठीक है। तो यही रहा हम लोग का डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, बस यही है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। कुछ दिया है, दाब और गतिज ऊर्जा में संबंध बताया है कि दाब और गतिज ऊर्जा में संबंध क्या है, तो उसको भी देख लीजिए। संबंध को डेरिवेट नहीं किया है, बस संबंध दर्शाया है कि ये संबंध होता है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। दाब और
गतिज ऊर्जा में संबंध, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। बहुत छोटा था, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम यही है, बस याद कर लीजिए। P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट P प्लस है, अरे प्लस Pn, मतलब टोटल जो दाब होगा अलग अलग दाबों के योग के बराबर होगा। बस योग समझिएगा, जोड़ना है उसको, गुणा मत करिएगा, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं क्या दाब व गतिज ऊर्जा में संबंध, गतिज ऊर्जा में संबंध। तो चलिए देखते हैं दाब व गतिज ऊर्जा में संबंध क्या होता है। देखिए हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं दाब बराबर, यानी दाब जब पढ़े थे तो दाब बराबर पढ़े थे क्या, 1/3 mn v/v स्क्वायर RMS, इतना पढ़ चुके हैं ना। तो देखिए यहां से जो ये था mn यहाँ पे क्या था, mn हम लोग का क्या था, कुल द्रव्यमान था, कुल द्रव्यमान था। कुल द्रव्यमान कैसे था कि मान लीजिए उस पात्र में हम लोग, अरे उस जो पदार्थ लिए थे उसमें n कण हो और उसका मास m हो तो टोटल मास nm हम लोग निकाले थे, ठीक है। तो जहाँ पे nm क्या है, कुल द्रव्यमान है, और v क्या है, आयतन है, v क्या है, आयतन है। तो भाई घनत्व के फार्मूले से यहाँ पे रो ले रहे हैं, ठीक है, d भी ले सकते हैं, तो क्या होता है रो बराबर m/v होता है, यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो इसका कुल द्रव्यमान कितना है, mn है, और v कितना है, आयतन है, v क्या है, आयतन है। तो इसके स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, रो लिख सकते हैं, तो यहीं आ जाएगा क्या, p बराबर क्या आ जाएगा, 1/3, इसके जगह पे रो, उसके बाद से v स्क्वायर RMS। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इतना क्लियर है। फिर यदि गतिज ऊर्जा निकाले हम लोग, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या आती है, तो E बराबर होता है क्या, 1/2 mv स्क्वायर, यहाँ पे mv स्क्वायर v लेंगे RMS में, किस में लेंगे, RMS में, इस v को लेंगे RMS में। यदि हम लोग प्रति एकांक आयतन में इसका गतिज ऊर्जा निकाले, यानी प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में गतिज ऊर्जा निकाले, प्रति एकांक आयतन में गतिज ऊर्जा कितनी होगी, गतिज ऊर्जा, तो एकांक की बात कर दे तो बट्टा मतलब होता है, आयतन की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, E बराबर 1/2 mv स्क्वायर RMS, अब बट्टा क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, ठीक है, v हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी m द्रव्यमान है और v क्या है, आयतन है। तो यहाँ पे भी घनत्व के फार्मूले से क्या लिख सकते हैं, रो लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा क्या, 1/2 रो v स्क्वायर RMS। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। देखिए समीकरण 1 बन गया, यहाँ पे समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 1 में 2 से भाग कर दीजिए, समीकरण 1 में 2 से भाग कर दीजिए, यानी समीकरण 1/2 कर रहे हैं, यानी P/E हो जाएगा। P का मान कितना है, तो 1/3 रो v स्क्वायर RMS, v स्क्वायर RMS। अब बटा में E का मान कितना है, तो 1/2 रो v स्क्वायर RMS, कितना है, देखिए ये वाला पोर्शन सेम है तो कट जाएगा, तब क्या होगा, P बराबर क्या, P/E बराबर क्या आएगा, 1/3 बटा 1/2। अब देखिए भिन्न का भिन्न होता है तो भिन्न पलट जाती है, इसका मतलब 2 का ऊपर गुणा होगा, 3 का इसमें गुणा होगा, तब कितना आ जाएगा, P/E बराबर कितना आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, यानी 2/3, 2/3। यहाँ से इसका निकालेंगे, P निकालेंगे, दाब निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, दाब कितना निकल गया आ जाएगा, तो P बराबर कितना हो जाएगा, 2/3 अतिरिय E का जाके क्या हो जाएगा, गुणा जाएगा। यही दाब है, यही नियम, यही संबंध है दाब और गतिज ऊर्जा में। P क्या है, दाब है, E क्या है, गतिज ऊर्जा है, ठीक है। यदि दे किसी गैस का गतिज ऊर्जा कुछ दिया हो तो उसका दाब कितना होगा, तो उसमें बस गतिज ऊर्जा में 2/3 से क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा। यहीं E पूछे तो बस इसको पलट के इसमें गुणा कर दीजिएगा, 3/2 से दाब में गुणा कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा निकले। तो इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा, क्या निकल के आया है आपका,
P बराबर 2/3, यही आया है 2/3 E। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, इस वाले फार्मूले के आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। यही क्या है, दाब व गतिज ऊर्जा में संबंध है। जहां P क्या है, जहां P क्या है, दाब है, और E क्या है, गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। इतना समझ में आया, इसको नोट कर लीजिएगा इस फार्मूले को, और हम लोग चलते हैं आगे किसके तरफ, आदर्श गैस के तरफ। ठीक है, नोट करिए इसे। तो चलिए देखते हैं हम अपना अगला टॉपिक क्या है, आदर्श गैस। आदर्श गैस, आइडियल गैस। ठीक है, आदर्श गैस। आदर्श गैस क्या होती है, तो वे गैस जो बायल, चार्ल्स और दाब के नियम का पालन करती है। दाब के नियम का, इन तीनों नियमों का क्या करती है, पालन करती है, उसी गैस को क्या बोलते हैं हम लोग, आदर्श गैस कहते हैं। यानी वे गैस जो ताप व दाब की प्रत्येक अवस्था में बायल, चार्ल्स और दाब के नियम का पालन करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आदर्श गैस बोलते हैं। और ये जो आदर्श गैस होती हैं, इनके जो कण होते हैं, वो कण क्या होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं। और क्या कहता है कि इनके जो अणुओं के बीच आकर्षण बल नहीं कार्य करते। इनके जो बीच, ये जो आदर्श गैसें होती हैं, इनके जो कण होते हैं, उनके बीच आकर्षण बल कार्य नहीं करता, यानी अंतरा आणविक बल कार्य नहीं करता है। और इनका जो होता है गुणांक, कौन सा गुणांक, तो आयतन प्रसार गुणांक और दाब प्रसार गुणांक आपस में क्या होता है, बराबर होता है। आदर्श गैस की प्रॉपर्टी होती है क्या, कि वो बायल, चार्ल्स, दाब का नियम का पालन करती है, और उसके कण क्या होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं, और ये इनमें अंतरा आणविक बल नहीं उत्पन्न होता है, इनमें आकर्षण बल नहीं लगता है, और इनके आयतन गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक और दाब प्रसार गुणांक क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। एक डेरिवेटिव छोटा सा, क्या, आदर्श गैस की गतिज ऊर्जा। ये जो आदर्श गैस है, इसी गैस की क्या गतिज ऊर्जा कितनी होती है, गतिज ऊर्जा कितनी होती है। तो देखिए गतिज ऊर्जा E बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। यहाँ पे जो वेग लेंगे वो RMS में लेंगे, ठीक है, RMS लेंगे, 1/2 mv² RMS। और यहाँ पे v² RMS का जो मान होता है वो होता है 3 RT/m, 3 RT/m। जी हाँ, इतना ही होता है, 3 RT/m। इसका मान रखिए, इस वाले में, इस वाले पार्ट में इसका मान रखिए, तो क्या हो जाएगा, E बराबर क्या आ जाएगा आपका, इसका ऊपर गुणा होगा ना, तो 3/2 हो जाएगा। फिर m, v के जगह पे ये रखना है, तो 3 से तो गुणा हो ही गया, बचा क्या है, RT/m। यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा क्या, 3/2 RT, 3/2 RT, यानी E बराबर क्या आएगा, 3/2 RT, 3/2 RT। यदि क्या बोल रहा है इसमें, कि यदि गैसों की मात्रा H मोल है, यदि हम लोग गैसों की मात्रा H मोल लेते हैं, यानी यदि गैस की मात्रा H मोल हो, तब जो E आएगा वो कितना हो जाएगा, 3/2। H मोल होगा तो HRT, HRT। इसको याद रख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। यदि हम लोग 1 मोल की बात करें, यानी यदि गैस की मात्रा H मोल हो, तब होगा E बराबर 3/2 HRT। यदि 1 मोल की बात करें हम लोग, कितने मोल की, 1 मोल की बात करें, तो कितना आ जाएगा, E बराबर कितना आ जाएगा, H की जगह पे अब 1 रखना है। जितने मोल की बात करेगा H की जगह पे उसका मान रखेंगे। तो 1 मोल की बात करें, यानी H की जगह पे कितना रखा जाएगा, 1, तो कितना आ जाएगा, 3/2 RT, 3/2 RT। यानी जो 1 मोल पे किसी आदर्श गैस की गतिज ऊर्जा कितनी होती है, E बराबर 3/2 RT। कितना आ जाता है, 3/2 RT नहीं, यहाँ पे K हो जाता है। क्या हो जाता है, K हो जाता है। जब 1 मोल की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे
यदि गैसों की मात्रा H मोल हो तो E बराबर कितना हो जाता है 3/2 HRT, लेकिन 1 मोल की बात करते हैं तो E बराबर आता है 3/2 KT हो जाता है। और यहाँ पे जो K है इसको बोलते हैं कौन सा नियतांक, तो बोल्ट्जमान नियतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोल्ट्जमान नियतांक। इसको क्या बोलते हैं? K को यहाँ पे बोल्ट्जमान नियतांक कहते हैं। इतना सबको समझ में आया? ठीक है, ये छोटा सा डेरिवेशन था। इसका जो डेरिवेशन है आपके 11th के बुक में दिया है डिटेल से, वहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, नहीं तो उसका एक अलग से वीडियो बना के आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग शॉर्टली समझ ले रहे हैं, बस उसका फार्मूला से हम लोग को मेन काम है कि हम क्यों कि सवाल करने में क्या करेगी, इसकी हम लोग की सहायता लेनी है। ठीक है, तो ये हो गई आदर्श गैस की गतिज ऊर्जा कितनी होती है, E बराबर 3/2 KT। K क्या है? तो बोल्ट्जमान नियतांक है। इतना सबको समझ में आया? चलिए तो देख लेते हैं थोड़ा गैस समीकरण। क्या देख लेते हैं? गैस समीकरण। इसको नोट करिएगा, फिर देखते हैं गैस समीकरण को। चलिए तो देख लेते हैं हम लोग गैस समीकरण। गैस समीकरण देखिएगा, जो गैस समीकरण होता है ये किससे बनता है? तो बायल और दाब के नियम से, बायल और दाब के नियम से बनता है। क्या हम लोग का क्या बनता है? तो बनता है गैस समीकरण। जैसे बायल का नियम क्या होता है? P व्युत्क्रमानुपाती V होता है, ये बायल का नियम होता है। और दाब का नियम क्या होता है कि P प्रोपोर्शनल T होता है। यही होता है ना? तो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। देखिए इसके दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा? P बराबर लिख सकते हैं क्या? T बटा में V, यानी P प्रोपोर्शनल T बटा में V, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ से प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आता है, वो क्या आता है? RT/V। और यहाँ से तिर्यक गुणा करते हैं तो आता है क्या आपका? VP या PV बराबर RT। ठीक है, क्या आता है? RT। यही हम लोग का क्या है? तो गैस समीकरण है। यही क्या हम लोग का गैस समीकरण है। और यहाँ से R का मान निकाले तो क्या आ जाएगा? PV बटा में T, PV बटा में T, ये निकल के आ जाएगा R का मान। और यहाँ पे R क्या होता है? नियतांक होता है, विशिष्ट नियतांक होता है। R क्या होता है? विशिष्ट नियतांक होता है, विशिष्ट गैस का नियतांक होता है। और यहाँ से R का मान निकालें तो कितना आएगा? तो देखिए R का मान निकाले के लिए हम लोग P, ये जो दाब है इसका मान रखेंगे कितना? P का मान रखेंगे 1 वायुमंडलीय दाब, 1 वायुमंडलीय दाब। फिर V का मान रखेंगे कितना? V का मान रखेंगे 1 मोल द्रव्यमान गैस का आयतन कितना होता है? तो 22.4 × 10⁻³ मीटर होता है। कितना होता है? 22.4 × 10⁻³ मीटर होता है। कितना? तो ये होता है 1 मोल द्रव्यमान गैस का आयतन। ये जो है आयतन, ये जो लिखा है ये 1 मोल द्रव्यमान, 1 मोल द्रव्यमान गैस का आयतन है, गैस का आयतन है। ठीक है, गैस का आयतन है। तो P का मान 1 वायुमंडलीय दाब रखना है, V का मान 22.4 × 10⁻³ रखना है। और जो T है परम ताप, T जो है उसका रखना है 273 केल्विन। तब यहाँ पे रखेंगे तो R का मान कितना आ जाएगा? R बराबर P का मान रखिए 1 × V का मान रखिए 22.4 × 10⁻³ अब बटा में T का मान रखिए 273। और इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन। कितना आ जाएगा? तो 8.31 जूल मोल प्रति मोल केल्विन, प्रति जूल प्रति मोल केल्विन। ठीक है, ये आपका आ जाएगा कितना? R का मान निकल के आ जाएगा। समझ में आया है? जो गैस समीकरण होता है बायल और दाब के नियम पे आधारित होता है। बायल का नियम क्या है? P बराबर P व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/V के, यानी जो दाब होता है वो गैस के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और दाब नियम क्या है कि जो दाब होता है परम ताप के समानुपाती होता है। इसको कंबाइन करेंगे तो आपको मिलेगा जो दाब होगा प्रोपोर्शनल होगा T/V के। यहाँ से प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आता है R
जिसे क्या बोलते हैं, विशिष्ट नियतांक कहते हैं। ठीक है, नियतांक होता है ये विशिष्ट गैस का नियतांक होता है। किसका होता है, विशिष्ट गैस का नियतांक होता है। और यहाँ से यदि R का मान निकाले हम लोग तो PV/T होगा। यहाँ पे P का मान रखना है 1 वायुमंडलीय दाब, V का मान रखना है 22.4 × 10⁻³ मीटर। ये क्या होता है, तो 1 मोल द्रव्यमान गैस का आयतन होता है। और T जो परम ताप है उसका मान रखना है 273, और इसको रखकर सॉल्व करेंगे तो जो R नियतांक का मान आएगा कितना आ जाएगा, 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन। इतना सबको समझ में आया। तो इसी टॉपिक के साथ ही लेसन क्या होता है, समाप्त होता है। हम लोग चलते हैं इसके न्यूमेरिकल की तरफ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं, और साथ ही जो नोटिफिकेशन होगा उसको ऑन कर लेंगे, जिससे जितनी वीडियो अपलोड करेंगे हम लोग उसके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं इसके न्यूमेरिकल के साथ।